नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम MPDLED का जो पहला पेपर होता है आपका संज्ञान अधिगम और बाल विकास, उसके इकाई तीसरी के लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। बाकी पिछले सारे प्रश्न हम कर चुके हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जो इकाई 3 है वो है संज्ञान एवं अधिगम। इससे आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके इसी इकाई से आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 से 13 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 14 से 17 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इनकी शब्द सीमा 75 रहती है। 3 नंबर के ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं वो 120 शब्द में पूछे जाते हैं। 4 नंबर के ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं और शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ। आप अच्छे से इन्हें देखिए और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, अधिगम की प्रक्रिया एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ज़्यादा लिखेंगे आप किसी भी प्रश्न में तो पीछे आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखें और जितने शब्द सीमा में लिखना है उतने ही शब्द लिखें, ज़्यादा मत लिखें। 1.5 पेज आप लिख देंगे, मान लीजिए आपके 75 वर्ड्स हो गए और 2 पेज में आपके 2 पेज या 2.5 पेज लिखेंगे तो 120 शब्द और 3 पेज लिखेंगे तो आपके 150 शब्द आराम से हो जाएंगे। तो शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा। अधिगम एक क्रिया है। इसकी 2 विशेषताएं होती हैं, सार्वभौमिकता और निरंतरता। यह क्रिया प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय चलती रहती है। इसी कारण मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसी सीखने के द्वारा व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। ये तो हो गई प्रक्रिया। इसके बाद देखते हैं प्रकार। अधिगम के जो प्रकार हैं आपके, पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ये क्रियाएं निम्नलिखित हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखना, जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। अगला है प्रत्यात्मक सीखना। जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। साहचर्यात्मक सीखना, जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो इसे साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है अधिगम का वो है संवेदनात्मक अधिगम। उस सीखने को तब तक संवेदनात्मक अधिगम कहते हैं जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है। इसमें किसी कौशल के कार्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइप करना या सीखना। गामक अधिगम, जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है उसे गामक अधिगम कहते हैं, जैसे देखना, सिर उठाना, बैठना या फिर चलाना या चलना। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अधिगम की विशेषताएं बताइए। अधिगम एक प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर JD शर्मा ने लिखा है, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप मस्तिष्कीय अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है। सीखने की प्रक्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रूपांतरण होने के साथ साथ होती रहती है। इन रूपांतरणों को कभी कभी अनुरेखण भी कहा जाता है। अगली विशेषता है इसकी कि सही प्रतिचारों का चुनाव। किसी कार्य को सीखते समय सीखने वाला जो प्रयास करता है वे सभी प्रतिचार कहलाते हैं। अभ्यास, उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। परिवर्तन में स्थायित्वता, जब किसी कार्य को करने में स्थायित्वता आ जाती है तो वह हमारे व्यवहार का स्थायी अंग बन जाता है। हम कभी भी उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, सीखने में लक्ष्य प्राप्ति करना आवश्यक होता है। बिना किसी लक्ष्य निर्धारण के कोई भी सीखना सफल नहीं हो पाता।
इसके बाद है विभेदीकरण। स्टैगनर ने लिखा है, जब व्यक्ति में बौद्धिक तथा अनुकूलित व्यवहार आ जाता है तो हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करना तथा उनमें पारस्परिक संबंध देखना सीख जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितना मैंने आपको बताया है शॉर्ट में, इतने में 75 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे आपके, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्मृति का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए स्मृति के अवयव को समझाइए। क्या पूछ रहा है? अर्थ पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है और अवयव पूछ रहा है। ठीक है। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। इनका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। ये हो गया इसका अर्थ। इसके बाद देखते हैं परिभाषा। वुडवर्थ, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। रायबर्न, अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसे स्मृति कहते हैं। इसके बाद क्या पूछ रहा है? जैसे अगर प्रकार आ जाते हैं तो प्रकार के बारे में भी लिख सकते हैं। संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। इसके बाद स्मृति के तत्व, अवयव या अंग। अगर ये पूछे कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के अंग कितने हैं तो कह सकते हैं 4। पहला क्या है? सीखना। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है। धारण, स्मृति का दूसरा अंग है धारण, जिसका अर्थ है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। पुनः स्मरण, यह स्मृति का तीसरा अंग है। इसका अर्थ है सीखी हुई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। पहचान, स्मृति का चौथा अंग है पहचान। इसका अर्थ है फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की गलती ना करना। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए। अल्पकालिक स्मृति धारणा का प्रथम प्रक्रिया रूप है, जिसका जन्म सांवेदनिक सूचनाओं के कूट संकेतन के बाद अवधान देकर क्षणिक समय के लिए अस्तित्व में आता है। यह स्मृति ऐसी बायो इलेक्ट्रिक प्रक्रिया है जिसका अस्तित्व 30 सेकंड तक होता है। ब्रॉडबैंड तथा नाथनैन की विचारधारा इसी प्रकार की है। अल्पकालिक स्मृति भंडार में वही सूचना रहती है जो सीमित समय के लिए है। इसे धारणा शक्ति को कार्यकारी स्मृति, सक्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति तथा प्राथमिक स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। इसकी विशेषताओं के संबंध में बताया है कि अल्पकालीन स्मृति शक्तिहीन होती है। इसमें उद्दीपकों के बारे में सूचनाओं का कूट संकेतन होता है। इसमें सामान्यतः 5 से 9 सूचनाओं को ही संचित किया जा सकता है। अल्पकालिक स्मृति में जादुई अंक 7 है, जो 2 कम या 2 अधिक हो जाता है। गुच्छन प्रक्रिया में व्यक्ति 7 अंकों को ग्रहण कर सकता है। अल्पकालीन स्मृति की अवधि अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक पाई जाती है। इस तथ्य की पुष्टि ब्राउन, लॉयड, पैटरसन तथा मार्गेट पैटरसन ने की है। हेलियर के अध्ययन से सिद्ध होता है कि अभ्यास में वृद्धि के साथ साथ धारणा में ह्रास की मात्रा उसी रूप में घट जाती है। अल्पकालिक स्मृति में व्यक्तिकरण का प्रभाव पड़ता है। हाउस्टन ने प्रायोगिक अध्ययन कर बताया कि अल्पकालिक स्मृति पर पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण का प्रभाव पड़ता है। बाका तथा नॉर्मन का कथन यह है कि अल्पकालिक स्मृति अपनी संचय क्षमता में दीर्घकालिक स्मृति की तुलना में सीमित होती है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक स्मृति किसे कहते हैं? विलियम जेम्स ने इसे गौण स्मृति भी कहा है। इस तरह की स्मृति में व्यक्ति किसी पाठ, घटना आदि को कम से कम 30 सेकंड तक याद किए रहता है तथा अधिक से अधिक कितने दिनों तक याद रखता है इसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे छात्र जब यह कहता है कि अमुक प्रश्न पूछा गया था तो सीधी अवधि स्मृति का उदाहरण होगा। इस स्मृति में व्यक्ति उन्हीं घटनाओं एवं तथ्यों को संचित रखता है जिनका अभ्यास
वह कई बार कर चुका होता है। जैसे व्यक्ति अपने तथा अपने निकट रिश्तेदारों के टेलीफोन नंबर को LTM में धारित किए रहता है। दीर्घ अवधि स्मृति के 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रासंगिक स्मृति, इस तरह की स्मृति में वैसी व्यक्तिगत अनुभूतियां एवं घटनाएं होती हैं जो अस्थायी रूप से व्यक्ति के साथ घटित हुई होती हैं। जैसे जब शिक्षार्थी यह कहता है कि उसके बचपन के दिन कश्मीर में बीते थे, या जब वह यहाँ कल 9 बजे तक परीक्षा भवन में होगा, तो यह प्रासंगिक स्मृति का उदाहरण होगा। अगला प्रकार है अर्थगत स्मृति। इस तरह की स्मृति में बालक शब्दों, संप्रत्यय तथा किसी तथ्य के अर्थ को संचित करके रखता है। जैसे कैट का अर्थ बिल्ली, 2 और 2 4, प्रत्येक आदमी की एक नाक होती है आदि को संचित कर रखना अर्थगत स्मृति के श्रेणी में आता है। दीर्घकालिक स्मृति में कूट संकेतन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। पहले प्रकार का कूट संकेतन सांवेदिक प्रतिभाओं के पदों में और दूसरे प्रकार के शब्दार्थ के रूप में होता है। इतना काफी रहेगा लिखने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पुनः स्मरण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। मस्तिष्क में जिन तथ्यों अथवा अनुभवों को हम स्थिर कर लेते हैं और पुनः चेतना के स्तर पर जब लाते हैं, तब किसी प्रक्रिया को पुनः स्मरण या प्रत्याहान के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम पूर्व अनुभवों की प्रतिमा उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे पुनः स्मरण कहते हैं। पुनः स्मरण के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष पुनः स्मरण, जब बिना किसी सहायता या संकेत के पूर्व अनुभव चेतना के स्तर पर लाए जाते हैं और उनको पुनः स्मरण के नाम से जाना जाता है। अप्रत्यक्ष पुनः स्मरण, जब किसी संकेत की सहायता से हमारे पूर्व अनुभव चेतना के स्तर पर पुनः स्मरण के रूप में आते हैं, तब उन्हें अप्रत्यक्ष पुनः स्मरण के नाम से जाना जाता है। स्वतः पुनः स्मरण, जब तथ्य अथवा घटना बिना किसी सहायता या प्रयास के चेतना स्तर पर स्वयं ही आती है, तब उन्हें स्वतः पुनः स्मरण के रूप से जाना जाता है। प्रयासपूर्ण पुनः स्मरण, जब तथ्य अथवा घटनाएं प्रयास तथा बलपूर्वक चेतना के स्तर पर लाई जाती हैं, तब उन्हें प्रयासपूर्ण पुनः स्मरण के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पैसे रख दिए और हम भूल गए, भाई पैसे हैं तो प्रयास करना पड़ेगा सोचने का कि हमने कहाँ रखे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा मैटर आप लिखें, मात्र आपको 75 वर्ड्स में आंसर देना है, तो इतना आपका काफ़ी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं देना है और आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ शॉर्ट तरीके से तैयार करवाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आप सभी की परीक्षा के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निर्माणवाद का अर्थ बताइए। जब बालक की आयु 12 वर्ष की हो जाती है, तब उसका मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है और उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है। इस आयु में बालक अमूर्त प्रत्ययों के निर्माण में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगता है। यही निर्माणवाद का अर्थ है। निर्माणवाद की निम्नलिखित धारणाएं हैं। ज्ञान निर्माण अधिगमकर्ता भौतिक रूप से करते हैं जो सक्रिय अधिगम में संलिप्त होते हैं। ज्ञान निर्माण अधिगमकर्ता संकेतात्मक रूप से करते हैं जो स्वयं क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता सामाजिक रूप से करते हैं जो अपना अर्थ दूसरों को संप्रेषित करते हैं। अगला प्रश्न है सक्रिय अनुबंध में पुनर्वलन का क्या महत्व होता है, समझाइए। पुनर्वलन सक्रिय अनुबंधन का मुख्य आधार होते हैं। किसी अपेक्षित अनुक्रिया के बाद पुनर्बलक की प्राप्ति भविष्य में उस अनुक्रिया की बारंबारता को बढ़ाती है। यदि कोई पुनर्बलक बार बार दिया जाता है तो वह भविष्य में व्यवहार के विकास का निर्धारक बन जाता है। जो उद्दीपक किसी अनुक्रिया को बार बार
करने के लिए प्रेरित रहते हैं, उन्हें पुनर्बलक कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पुनर्बलक, इसमें अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है। यह व्यक्ति को अनुक्रिया करने में सहायता करता है, जैसे प्रशंसा या पुरस्कार। ऋणात्मक पुनर्बलक, इसके कारण व्यक्ति किसी विशिष्ट क्रियाशीलता से स्वयं को दूर रखता है, उदाहरण निंदा करना या दंड देना इत्यादि। स्मृति की विशेषताएं लिखिए। स्मृति की विशेषताएं: शीघ्र अधिगम, जिस वस्तु को शीघ्र देखा जाता है वह उतनी ही अच्छी तरह से स्मरण हो जाती है। शीघ्र सीखने पर सीखने की विधियों, वातावरण तथा योग्यता का प्रभाव पड़ता है। अगली है उत्तम धारणा, जितनी अच्छी धारणा शक्ति होगी उतनी अच्छी स्मृति समझी जाएगी। जो व्यक्ति किसी अनुभव को अधिक समय तक धारण कर सकता है वह अच्छी स्मृति वाला कहलाता है। जिस छात्र की धारणा शक्ति कमजोर होती है उसकी स्मृति क्षीण होती है। शीघ्र प्रत्यक्ष स्मरण, स्मृति की विशेषता यह है कि जो कुछ भी याद किया जाए या अनुभव प्राप्त हो उसका प्रत्यक्ष स्मरण शीघ्र हो जाए। शीघ्र अभिज्ञान, अच्छी स्मृति की एक आवश्यक विशेषता शीघ्र पहचानने की भी है। अच्छी स्मृति वाला व्यक्ति संबंधित अनुभवों तथा प्रतिमाओं को शीघ्र पहचान लेता है। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक अवधान में अंतर लिखिए। ऐच्छिक अवधान, ऐच्छिक अवधान अर्जित रुचियों पर आधारित होता है। ये रुचियां किसी उद्देश्य, प्रेरणा एवं अन्य वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती हैं। इन रुचियों के कारण व्यक्ति इनसे संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात अपने मन को इन पर लगाता है। इसके लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जो विद्यार्थी जीवन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए उच्च उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है वह इसके लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है और सफलता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का अवधान 2 प्रकार का होता है, विचारित अवधान और अविचारित अवधान। अनैच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान जन्मजात रुचियों पर आधारित होता है। जिस प्रकार के ध्यान में इच्छा, उद्देश्य, प्रेरणा आदि का महत्व नहीं होता, इसमें व्यक्ति का ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। अनैच्छिक ध्यान 2 प्रकार का हो सकता है, सहज अवधान और बाध्य अवधान। अगला प्रश्न है, रुचि को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। रुचि को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक है बुद्धि। बुद्धि रुचियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उच्च बुद्धि वाले व्यक्तियों में अधिक रुचियां पाई जाती हैं तथा निम्न बुद्धि वाले व्यक्तियों में कम रुचियां पाई जाती हैं। आयु, आयु बढ़ने के साथ साथ रुचियों का विकास होता है। कम आयु के बच्चों की अपेक्षा अधिक आयु के बच्चों में रुचियां अधिक पाई जाती हैं। अनुभव, रुचियों से संबंधित कार्यों में यदि व्यक्ति को कटु अनुभव होते हैं तो रुचियों के विकास में ऐसे कटु अनुभव बाधा उत्पन्न करते हैं। लिंग, लड़के और लड़कियों की रुचियों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। प्रायः यह देखा गया है कि गणित, विज्ञान और तकनीकी विषयों में लड़कों की रुचि अधिक होती है और संगीत, गृह कार्यों और कला जैसे विषयों में लड़कियों की रुचि अधिक होती है। अगला प्रश्न है, रुचियों के प्रकार लिखिए। मनोवैज्ञानिकों ने रुचियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, जन्मजात रुचियां और अर्जित रुचियां। जन्मजात रुचियां, जो रुचियां मनुष्य में जन्मजात मूल प्रवृत्तियों एवं प्रेरकों के कारण विकसित होती हैं उन्हें जन्मजात रुचियां कहते हैं, जैसे भोजन के प्रति रुचि एवं खेल कूद के प्रति रुचि। अर्जित रुचियां, जो रुचियां मनुष्य में उसके वातावरण और वातावरणीय प्रेरकों के कारण विकसित होती हैं उन्हें अर्जित रुचियां कहते हैं, जैसे आकर्षक वस्त्रों में रुचि एवं साहित्याध्ययन में रुचि। इस इकाई का अंतिम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, समावेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समावेशन का संबंध उन मनोवृत्तियों और प्रयत्नों की संपूर्णता से है जिसके द्वारा समाज के दुर्बल और साधनहीन वर्गों के प्रति समाज में एक सकारात्मक चेतना पैदा होती है। इस प्रक्रिया का उल्लेख मैक्स वेबर के उन लेखों में मिलता है जिनमें वेबर ने स्पष्ट किया है कि समाज में उन वर्गों को संपत्ति और व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे अधिकार मिलना आवश्यक है जिनके द्वारा उनकी पृथकतावादी तथा विरोधपूर्ण मनोवृत्तियों को समाप्त किया जा सके। एक अवधारणा के रूप में समावेशन के अर्थ को स्पष्ट करने में ब्रिटिश समाजशास्त्री फ्रैंक पार्किन का नाम उल्लेखनीय है। उनके अनुसार समावेशन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो असमानता, शोषण और पृथकता के विरुद्ध ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती है जिससे एक समताकारी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा सके।
इस आधार पर यह माना जाने लगा कि विभिन्न समाजों में प्रजातीय भेदभाव, जातिगत भेदभाव, स्थानीय पृथक्करण अथवा धार्मिक मान्यताएं, इनके कारण जो समुदाय एक लंबे समय से उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुधार तथा मनोवृत्ति परिवर्तन संबंधी प्रयत्नों के आधार पर ही एक समतावादी समाज का निर्माण किया जा सके। समावेशन के तत्व: जीवन अवसर, समानता और सहभागिता। इसी के साथ ही इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। यहाँ पर आपको बिना किसी पैसे लिए, बिना किसी फीस के इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ये सारे नोट्स आपके डीएड और बीटीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।